नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल का जो अगला आपका टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और ये जो पूरा टॉपिक है ये लगभग 2 सेशन में हम लोग समाप्त कर लेंगे। और यहाँ से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न तो आपके बनने ही बनने होते हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्रमबद्ध तरीके से एक-एक चीज को पढ़ने की भी कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, और इसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का संविधान में कहां कहां स्थान दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो आयोग इसमें गठित हुए, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि शिक्षा जो है पहले किस सूची का विषय था। ठीक है, तो पहले यह केवल राज्य सूची का विषय था, मतलब इस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी। कौन? राज्य सरकार ही कानून बना सकती थी। ठीक है, अभी क्या हुआ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन आया। 1 मिनट, 42वां संविधान संशोधन आया तो क्या हुआ, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जो शिक्षा राज्य सूची का केवल विषय था, तो ये समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय कब बना, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं कि संविधान में शिक्षा के बारे में, जो बच्चों की शिक्षा थी उसके बारे में कहां कहां बताया गया है। तो सबसे पहले बात की गई थी अनुच्छेद 45 में। आप जानते हैं नीति के निर्देशक तत्व तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, तो उसमें बात की गई थी अनुच्छेद 45 में कि जो राज्य है इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। बात यह हो गई दोस्तों कि यहां पर कहा गया कि ये राज्य का दायित्व तो बनता है कि वो जो है अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ये तो बात तब थी जब संविधान बना 1900, ये जो है संविधान बना और 45वें अनुच्छेद में लिखा गया। दोस्तों फिर बात करें अगर कि 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो क्या किया गया दोस्तों, देखिए ये जो 86वां आपका संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, इसके तहत क्या किया गया कि अनुच्छेद 45 का जो ये प्रावधान था इसको स्थानांतरित करके कहां रख दिया गया दोस्तों। देखिए इसकी जगह पर क्या किया गया, इसकी जगह पर इसको स्थानांतरित करके रख दिया गया। देखिए यहां पर 2002 के अनुसार ये रखा गया 21 का में। कहां रखा गया दोस्तों? 21 का, जो कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, वहां पर ले जाकर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, अनुच्छेद 45 में इसकी जगह पर ये लिख दिया गया। अब ये क्या चीज है, देखिए ये है कि पहले तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो है दायित्व सौंपा गया था राज्य को। लेकिन जब इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया तो राज्य के लिए यहां पर क्या दायित्व दिया गया कि राज्य सरकार 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों का पोषण और उसके शिक्षा व्यवस्था करेगी। कौन? राज्य सरकार। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन में ये दर्ज कर दिया गया। अब बात करें, देखिए 86वें संविधान संशोधन के अनुसार देखिए अनुच्छेद 21 का में क्या जोड़ा गया कि ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो कहां जोड़ दिया गया, 86वें संविधान संशोधन में। और इसी के साथ ये क्या बना, ये मूल अधिकार बन गया। स्वतंत्रता के अधिकार में ये आता है, शिक्षा का मूल अधिकार बन गया अनुच्छेद 21 का के तहत। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। बात करें और कहां पर जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के अनुसार ही 2002 में मौलिक कर्तव्यों में संशोधन किया गया। ठीक है, आप देखेंगे कि जो नीति के निर्देशक तत्व हैं उसका जो 51वां अनुच्छेद है उसी में 51 का जोड़ा गया, 51 ए जोड़ा गया था। 51 ए जो जोड़ा गया वही मौलिक कर्तव्य बना था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 10 से और इसी में 51 ए में का जोड़ करके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। और वो क्या था, उसमें जो है अभिभावक या संरक्षक का दायित्व बताया गया, कर्तव्य बताया गया कि वो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं।
ठीक है। यहां पर अभिभावक का दायित्व दिया गया। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में जोड़कर क्या किया गया, ये जो है बच्चों को मूल अधिकार दे दिया गया। और जो अनुच्छेद 45 था, अब जब ये संशोधन हुआ तो यहाँ राज्य का दायित्व क्या बना कि 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों का पोषण और शिक्षा। ठीक है, तो ये 3 जगह आप लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं। आगे चलें तो दोस्तों यहां पर देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब बात आई कि ये अधिनियम कब आया, तो दोस्तों 2009 में। देखिए ये भी पूछा जा सकता है केवल सन कि कब आया, 2009। आपसे पूछे कि ये पारित कब हुआ, तो ये 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। ठीक है, और राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात 27 अगस्त 2009 को ये राजपत्र में प्रकाशित किया गया। ठीक है, दोनों डेट याद कर लीजिएगा। पारित हुआ 4 अगस्त को और राजपत्र में प्रकाशित हुआ 27 अगस्त को 2009, तो आपको याद ही है। बात करें कि ये राज्यों में लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। कितने अध्याय? 7 अध्याय और 38 खंड। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसको आप ध्यान में एकदम अच्छे से रखेंगे। देखिए ये क्यों बनाया गया, जब यहां पर 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 21 का में जोड़ा गया, इसी को प्रभावी बनाने के लिए ये अधिनियम लाया गया। 2009 का जो अधिनियम था, ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, अब बात करें कि जो 7 खंड हैं, 7 अध्याय हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय में क्या बताया गया, स्कूल की परिभाषा दी गई है और कितने प्रकार के स्कूल बताए गए, तो 4 प्रकार के स्कूल बताए गए। कौन कौन से? एक है सरकार द्वारा जो स्थापित किया जाता है, पूर्णतः निःशुल्क होता है वहां पर शिक्षा। ठीक है, और सरकारी होता है वो विद्यालय। दूसरा है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, निजी स्कूल तो होता है जिसे आप एडेड कहते हैं, उनको अनुदान दिया जाता है। तीसरा है कि विशेष श्रेणी, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, केवीएस, नवोदय है, ये विशेष श्रेणी के आते हैं। और चौथा है कि अनुदान ना पाने वाले जो पूर्णतः निजी हैं। तो 4 तरीके के विद्यालय बताए गए, ये अध्याय 1 में था। अध्याय 2 में क्या है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बताया गया इसमें। अध्याय 3 में क्या बताया गया कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार और अभिभावकों का दायित्व है कि वो बच्चों को शिक्षा दें और दिलाएं। अगला है चौथे अध्याय में, देखिए ये शॉर्ट में आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है, अगर आपसे अध्याय में बाई चांस पूछ ले तो आपका नंबर ना कटे। अगला है कि अध्याय 4 स्कूल और शिक्षक का दायित्व बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्कूल और शिक्षक का दायित्व किस अध्याय में बताया गया है, तो आप बताएंगे अध्याय 4 में बताया गया है। क्या कहा गया कि जो सरकारी विद्यालय है उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये कहा गया है। और निजी व विशेष स्कूलों में आर्थिक निर्बल जो छात्र हैं, देखिए यहां पर जगह थोड़ी कम थी, नोट्स में हमने थोड़ा सा और चीजों को बढ़ाने की कोशिश की है। तो जो निजी स्कूल थे और विशेष स्कूल थे उसमें 25% सीट आरक्षित करने के लिए कहा गया। किसके लिए? जो आर्थिक निर्बल समुदाय के बच्चे थे। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति पर 25% सीटों को आरक्षित करने की बात कही गई, ये भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत सीटें, ठीक है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो था उसमें कितने प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने की बात की गई, तो 25। 5वां अध्याय है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसको पूरा किया जाना, कि मतलब क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कितने समय में ये पूरा हो जाना चाहिए, ये 5वें अध्याय में। 6ठे अध्याय में बाल अधिकारों का संरक्षण, इसके बारे में पूरा बताया गया। ठीक है, और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 भी इसमें बताया गया। ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में आया है, आगे अभी देखेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और वो जो है इन सभी चीजों का निरीक्षण करके सरकार को, केंद्र सरकार को क्या करेगी? रिपोर्ट पेश करेगी। और 7वां जो था, इसमें अन्य प्रावधान किए गए थे। ठीक है, देखिए आपको 7 खंड समझने हैं और जो है कितने, 7 अध्याय और 38 खंड समझने थे। अब देखिए बात करते हैं बाल अधिकार की। ठीक है, तो यहां पर बात आई कि बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई। ठीक है, तो यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा
ये बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा भी जा चुका है। तो आप याद रखेंगे कि इसकी घोषणा कब की गई, 20 नवंबर 1989 को इसकी घोषणा की गई, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। बात आई कि भारत सरकार द्वारा इसे कब स्वीकृत किया गया, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे 11 दिसंबर 1992 को। कब? 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकारों को भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों की राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में। देखिए इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहां पर लिखा है, ठीक है। बात करें राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में, तो ये 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। अब बात आई कि बाल नीति की घोषणा कब हुई, देखिए दोनों में अंतर समझिए। ये है बाल अधिकार, तो बाल अधिकारों की घोषणा यूएनओ ने कब की, 20 नवंबर 1989 को, और भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया, 11 दिसंबर 1992 को। बात आई राष्ट्रीय बाल नीति की, तो ये राष्ट्रीय बाल नीति है, तो 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने इसे बनाया, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रावधान रखे गए, लेकिन ये आपको डेट याद रखनी। प्रावधान में एक प्रावधान यहां पर मैंने लिखा है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को जोखिम पूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ये आपको अभी संविधान के अनुच्छेदों में भी मिलेगा। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो वहां पर जो आपको मूल अधिकार मिलेगा, वहां पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो अनुच्छेद 23 और 24 आता है वो देख लीजिए। मानव का दुर्व्यापार व बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती जो काम करवाया जाता है उस पर रोक लगाई जाएगी इसके अनुसार। और क्या है, अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट है, 14 वर्ष तक के बालकों से जोखिम पूर्ण कार्य नहीं कराया जा सकता। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ये 24वां वाला आप याद रखेंगे। आगे है कि धार्मिक स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई उसमें देखिए शिक्षा का प्रावधान क्या था कि अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया, 28 में। वह बच्चों को इसके लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि देखिए अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में बताया गया है। यहां पर है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा संस्कृति लिपि को सुरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है। और उसे जाति धर्म भाषा और संस्कृति के आधार पर विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ठीक, ये चीज हो गई। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, किसे, इन्हीं जो है संगठनों को अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। अब दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में जो आयोग व समितियां गठित हुई और क्या क्या उसमें परिवर्तन हुआ, काम हुआ, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये पॉइंट वाइज में लेकर चल रहा हूं, थोड़ी थोड़ी कहानी भी आपको बताता रहूंगा। देखिए बात यहां पर हुई कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। कब, 1781 में, ये आपको बताया भी जा चुका है, टेस्ट में भी कराया जा चुका है। और अब दूसरा है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, जोनाथन डंकन ने की। किसने की दोस्तों, जोनाथन डंकन ने 1791 में की। अब देखिए इसको याद थोड़ा सा आप अच्छे से समझकर चलिए कैसे। जो कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई, वो क्यों की गई, ये दोनों जो बनारस संस्कृत कॉलेज और कलकत्ता मदरसा, देखिए ये संस्कृत कॉलेज था और ये मदरसा था, मतलब एक मुस्लिमों को टारगेट किया गया और एक हिंदुओं को टारगेट किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या था कि कानून की पढ़ाई करके अंग्रेजी न्यायाधीशों की सहायता के लिए सलाहकार पैदा करना था, ठीक है, मतलब सलाहकार उत्पन्न करने थे, यहां से बनाने थे। अब देखिए ये जो कलकत्ता मदरसा था, इसमें मुस्लिम सलाहकार तैयार करने की नीति बनाई गई, मतलब इसमें इन लोगों को शिक्षा दी जाए और ये आकर के अंग्रेजों की सहायता करें। और बनारस संस्कृत कॉलेज में क्या किया गया, हिंदू सलाहकार तैयार करने की योजना बना करके इसकी स्थापना कर दी गई, ठीक है, ताकि ये क्या करें, ये हो तो भारतीय लेकिन अंग्रेजों के एकदम वफादार बन जाएं, तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई 1800 में, कलकत्ता में की गई लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई। यहां पर क्या था कि यहां पर हिंदू मुस्लिम और अंग्रेज सब एक साथ पढ़ते थे। और देखो अंग्रेजों को क्या किया जाता था कि भारतीय भाषाओं का इतिहास पढ़ाया जाता था, हिंदू व मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी जाती थी। और दोस्तों देखिए
कि यहां पर कंपनी के असैनिक जितने भी कर्मचारी थे सबको पढ़ने की अनुमति थी, ठीक है। और इसकी स्थापना कहां की गई? कलकत्ता में की गई थी। मेन फोकस ये था कि अंग्रेज जो वहां पे अंग्रेज हैं उनको भारतीय भाषाओं और यहाँ की शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वो यहाँ के लोगों को समझ सकें और यहाँ पर राज कर सकें, ठीक है। और हिंदुओं को शिक्षा देने की और मुस्लिमों को शिक्षा देने की योजना इसलिए बनाई गई ताकि जो यहाँ पर हैं, ठीक है, वो अंदर से बाहर से भले भारतीय हो लेकिन अंदर से अंग्रेज हो जाएं, अंग्रेजों के वफादार बन जाएं। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। अब इसको समझिए क्यों। ये पूना जो है पुणे में की गई, आप पूना में की गई, ठीक है। पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना इसलिए की गई ताकि जो दक्षिण का हिंदू वर्ग है उनको जो है खुश कर किया जाए, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए ये, ताकि वो एक योग्य राजभक्त बन जाएं अंग्रेजों के, ठीक है। और किसने स्थापना की? 1821 में एल्फिंस्टन ने की। किसने की? एल्फिंस्टन ने की। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने और कब की? 1821 में एल्फिंस्टन ने की। यदि डेटों में कहीं कुछ डिफरेंस मिलता है, क्योंकि किताबों में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है कहीं कहीं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए इसके बाद आइए 1813 का आज्ञा पत्र आया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि भारतीयों की जो शिक्षा का अधिकार था वो किसे दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया। और कहा गया कि प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख अनुदान दिया जाएगा। वहां पर यह नहीं बताया गया कि ये 1 लाख किन क्षेत्र में जो है खर्च करना है। तो जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा थी उस पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया या पूरा का पूरा खर्च करना शुरू कर दिया। और यहीं से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हो गया और उसके बारे में आपको और भी क्लासों में बताया जा चुका है, ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था कि प्राच्य जो था वो यहाँ का एक ऐसा वर्ग था जो कहता था कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसके तहत शिक्षा व्यवस्था हो, और जो अंग्रेजों का नवीन वर्ग था वो कहता था कि नहीं, पाश्चात्य जो अंग्रेजी शिक्षा है उस पर जो है उसके अनुसार यहाँ की शिक्षा होगी। तो वही विवाद चलता रहता था। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या आया? मैकाले। मैकाले का विवरण पत्र। देखिए मैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा ना करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा क्योंकि चीजें बहुत सीमित पूछी जाती हैं। तो ये कब आया विवरण पत्र? कब हुआ कि 2 फरवरी 1835 को ये विवरण पत्र मैकाले ने दिया। तो 1835 तो याद ही रखिए, लेकिन आप 2 फरवरी को भी याद रखिए। और यहीं से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी पड़ी और मैकाले को ही अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। मैकाले ने ही छनाई का सिद्धांत दिया, फिल्ट्रेशन थियरी, ठीक है। और उसमें क्या था दोस्तों? उसे निस्यंदन का सिद्धांत भी कहा जाता था। निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत। इसने कहा कि जो उच्च वर्ग है उसी को शिक्षा दीजिए और शिक्षा छनते हुए नीचे की ओर आएगी। मतलब सभी वर्गों को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, केवल एक वर्ग को शिक्षा दी जाए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कब हुआ? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ ऑकलैंड के द्वारा 1839 में, ठीक है। ऑकलैंड ने जो है घोषणा पत्र दिया 1839 में और यहीं से क्या हुआ? प्राच्य पाश्चात्य का विवाद का अंत हुआ। देखिए इसने कहा कि जो प्राच्य शिक्षा है उसमें 31,000 खर्च किया जाएगा। अब इसको एक बार आप बताइएगा कि ये 31,000 या 31% था, क्योंकि कई किताबों में अलग अलग तरीके से मिलता है। तो यदि आपको कहीं कुछ और मिले तो बताइएगा, लेकिन जो किताब मैंने देखी वहां पर 31,000 दिया हुआ था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर आया आपका, अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं और भी। वुड का आदेश पत्र, ठीक है। ये कब आया दोस्तों? ये आया 1854 में, ठीक है। वुड का आदेश पत्र जो आया वो 1854 में आया। इसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा गया, ठीक है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया या शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया, ठीक है। महाधिकार पत्र। अब इसमें बात क्या की गई? तो इसमें क्रमबद्ध शिक्षा की बात की गई। चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्होंने ही जो है ये आदेश पत्र दिया। तो इसमें क्रमबद्ध शिक्षा क्या दी गई कि पहले प्राथमिक होनी चाहिए, फिर मिडिल शिक्षा, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, उसके बाद विश्वविद्यालय की ओर ऊपर की ओर बढ़े। उसके बाद इन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। क्या किया जाए? शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए और जो इसका अधिकारी होगा वही क्या होगा? राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी होगा, ठीक है। जो शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी उसका अधिकारी राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी होगा और उसे कहा क्या जाएगा? उसे कहा जाएगा जन शिक्षा संचालक कहा जाएगा। हो सकता है कि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। आगे देखिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो उनको समझ कर रखिएगा।
इन्होंने सिफारिश की कि मद्रास मुंबई, इन्हीं की सिफारिश पर मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1857 में। ठीक है। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वुड के आदेश पत्र में किसकी सिफारिश की गई थी, तो वहां पे कई सारी चीजें मिल जाएंगी। तो विश्वविद्यालय की स्थापना अगर मिले तो आप उसको तुरंत टिक करिएगा। इन्होंने जनसाधारण की शिक्षा की भी सिफारिश की। जैसे अभी जो ऊपर था मैकाले का घोषणा पत्र था, उसमें क्या था? उसमें केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाती थी। और इन्होंने क्या कहा कि जनसाधारण की शिक्षा की भी इन्होंने सिफारिश की, और इन्होंने महिला शिक्षा के बारे में भी सिफारिश की थी। ठीक है, ये चीजें आप समझ कर रहिएगा। अब क्या हुआ दोस्तों कि इन पर काम तो चल रहा था, इन्होंने शिक्षा में अनुदान की भी बात करी थी और अनुदान मिल भी रहा था। और दोस्तों उसी समय 1857 की क्रांति भी हुई। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये वाला काम थोड़ा सा धीमा पड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 1882 में, उस समय दोस्तों 1880 में क्या हुआ कि रिपन यहां पर आए थे। ठीक है, रिपन को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों 1882 में हंटर कमीशन, एक आयोग गठित हुआ। क्या गठित हुआ? आयोग गठित हुआ। कब दोस्तों? 1882 में। ठीक है, 3 फरवरी 1882, आप डेट भी याद कर सकते हैं। और इसे ही प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का नाम भी दिया गया। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग आपसे पूछे तो आप हंटर कमीशन तुरंत लगाइएगा। ठीक है, कब? 3 फरवरी 1882। ये आप एक बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और शासन जो है इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद लोग बदले वहां पर। ठीक है, फिर 1880 में क्या हुआ कि रिपन जो है गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, और 1882 में इन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। और इस शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? विलियम हंटर। ठीक है, और ये जो है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। कौन सा प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया? विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, जिसके कारण इसे हंटर आयोग का नाम दिया गया। ठीक है, और ये आयोग जो था मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर इसने ध्यान दिया। अपना जो है अपनी रिपोर्ट में इन्होंने प्राथमिक, उच्च, मध्य सभी शिक्षाओं के बारे में कहा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए तो आप मुख्यतः बताएंगे कि प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने ध्यान दिया था। तो ये आपके हंटर कमीशन हो गए। ठीक है, हंटर कमीशन के बाद दोस्तों आप समझिए कि क्या क्या हुआ। हंटर कमीशन के बाद एक लॉर्ड कर्जन ने जो है अपनी शिक्षा नीति की व्यवस्था बनाई। ठीक, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अब यहां पर भी समझिए कि क्या था। लॉर्ड कर्जन जब दोस्तों 1899 में वायसराय बनकर भारत आया। ठीक है, 1899 में क्या बनकर आया? वायसराय बनकर भारत आया। तो इसने क्या किया? 1999 में एक शिमला शिक्षा सम्मेलन किया। क्या किया? शिमला शिक्षा सम्मेलन, और लगभग 150 दस्तावेजों को वहां पर प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यही दस्तावेज जो है इसकी शिक्षा नीति बने। किसकी? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति बने यही दस्तावेज। ठीक है, अब क्रम वाइज एक एक जो है स्टेप वाइज आप समझते चलिए। 1901 में क्या किया इसने? शिमला शिक्षा सम्मेलन किया। 1902 में इसने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में साट लीजिए, एकदम चिपका दीजिए इसको कि ये आपको याद होना चाहिए। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ 27 फरवरी 1902 को। कब हुआ? 27 फरवरी 1902, और ये पहला विश्वविद्यालय आयोग भी था। ठीक, फिर दोस्तों 1902 के बाद आप आएंगे 1904। 1904 में 11 मार्च 1904 को इसने अपनी शिक्षा नीति को सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जो शिक्षा नीति यहां पर 150 दस्तावेजों से जो शिक्षा नीति इसने तैयार की थी 1901 में, इसने 1904 में 11 मार्च 1904 को इसने क्या किया? सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया। और 1904 में ही, लेकिन कब? 21 मार्च 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी इसने पारित किया। तो ये इसमें जो है 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया ये कब आया? तो ये 1904 में आया। डेट पूछे तो 21 मार्च को आया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसने अपनी शिक्षा नीति को दस्तावेज के रूप में कब प्रस्तुत किया, तो 11 मार्च 1904 को प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? तो 27 फरवरी 1902 को किया। और शिमला शिक्षा सम्मेलन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। कहां किया? ये तो शिमला में ही किया, वो तो पता ही है।
और कब किया, 1901 में किया। तो ये चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कोठारी आयोग। क्या पढ़ना है, कोठारी आयोग पढ़ना है। आप जानते हैं कोठारी आयोग कब बना, 1964 में। लेकिन इससे पहले भी कई आयोग बने थे, तो एक बार उन आयोगों को भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। कोठारी आयोग से पूर्व के जो आयोग थे, देखिए सबसे पहले हंटर आयोग आपने देखा 1882 में। मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर इनका फोकस था। विलियम हंटर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और रिपन ने जो है इस आयोग का गठन किया था 1882 में। बात आई आगे कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, तो इसका गठन किसने किया, 27 फरवरी, देखिए 27 फरवरी को किसने किया था, ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, कर्जन ने किया था। और ये जो है विश्वविद्यालय शिक्षा या उच्च शिक्षा से संबंधित था। जाहिर सी बात है, विश्वविद्यालय आयोग तो उच्च शिक्षा से संबंधित होगा। ठीक है, ये जो है आपका प्रथम विश्वविद्यालय आयोग भी था। ये विश्वविद्यालय आयोग की बात हो रही है। फिर आया दोस्तों सैडलर कमीशन 1917 में। तो ये भी किससे संबंधित था, उच्च शिक्षा से संबंधित था। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि किस शिक्षा से संबंधित था। फिर दोस्तों आपका आया कि राधा कृष्णन आयोग। राधा, यहां केवल हम आयोग की बात कर रहे हैं, समितियों को अभी नहीं जोड़े हैं। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग आया। तो राधा कृष्णन आयोग आया 1948 में। दोस्तों ये कहीं कहीं आपको 49 भी मिल जाएगा, लेकिन ये आयोग 1948 में गठित हुआ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 49 में दी थी। क्या किया था, रिपोर्ट 49 में दिया था। ठीक है, बात करें कि इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा गया। जो ये आयोग बना था इनका, राधाकृष्णन का, ये विश्वविद्यालय आयोग बना। और जब आपसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पूछ ले या प्रथम विश्वविद्यालय आयोग पूछे, तब आप ये लगा देंगे। और विश्वविद्यालय आयोग पूछ ले तो आप राधाकृष्णन वाला लगाएंगे 1948। और ये था दोस्तों उच्च शिक्षा से संबंधित। जाहिर सी बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो है विश्वविद्यालय आयोग था, तो नीचे दे देगा ऑप्शन में मुदालियर आयोग था, राधाकृष्णन आयोग था, सैडलर कमीशन था या हंटर आयोग था। तो आप क्या लगाएंगे कि विश्वविद्यालय आयोग था राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, अब बात करें मुदालियर आयोग, तो ये भी देखिए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। जो आयोग बना था 1952 में बना था। और ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। किससे, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था और माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछा जाए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो आप तुरंत बताएंगे मुदालियर आयोग। पूछा जाए विश्वविद्यालय आयोग, तो राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, तो ये तो आपको पता ही 1902 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब आइए देखते हैं हम लोग कोठारी आयोग। ठीक है, देखिए कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा गया। क्या कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये भी दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग ही है, लेकिन ये प्रथम नहीं है, क्योंकि प्रथम तो जो हंटर आयोग था वो था। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा था, हंटर आयोग। ये जो है अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कौन, तो ये आप बताएंगे कोठारी आयोग। यदि भारतीय शिक्षा आयोग केवल आपसे पूछे या शिक्षा आयोग केवल पूछे, तो भी आप कोठारी आयोग दे देंगे। उत्तर ऑप्शन एक बार आप जरूर चेक करेंगे। ठीक है, कब गठित हुआ, तो 14 जुलाई 1964 को जो है ये विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, कब नियुक्ति की गई, 14 जुलाई 1964 को। प्रोफेसर DS कोठारी मतलब दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग गठित की गई। ठीक है, और उसी शिक्षा आयोग को क्या कहा गया, कोठारी आयोग कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, कोठारी आयोग कहा गया। अब आपसे पूछा जाए कि विश्वविद्यालय आयोग जो अनुदान आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर DS कोठारी थे। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर DS कोठारी किस जो है आयोग के अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आपको ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, अब देखिए जो ये आयोग गठित हुआ, तो इसमें केवल कितने सदस्य थे, 17 सदस्य थे। तो याद रखिएगा सदस्यों की संख्या हो सकता है पूछे, तो 17 सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, कहा कि इन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पर सुझाई। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सभी शिक्षा के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में थोड़ी बहुत चीजें जो छूटी रहेंगी उसको और एक बार अच्छे से देखेंगे। जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन इंपॉर्टेंट चीजें, वैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट था वो आपको यहीं तक बता दिया गया। ठीक है, यहां पर आपसे ये भी हो सकता है कि त्रिभाषा जो है,
इन्होंने 3 भाषाओं में शिक्षा की बात की। देखिए, इन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 2 भाषा में शिक्षा दी जाए। एक भाषा में शिक्षा दी जा सकती है, या तो मातृभाषा में या प्रादेशिक भाषा में। कितने? एक भाषा में, या तो मातृ या प्रादेशिक भाषा में, ठीक है। 5 से 7 तक के जो बच्चे होंगे उनको 2 भाषाओं में। अब वो 2 भाषाएं कौन-कौन सी? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, यही जो प्रादेशिक भाषा थी, जो पहले से चली आ रही थी, ठीक है। कक्षा 1 से 4 तक बच्चे ने ये भाषा पढ़ी। अब इसी में जब 5 से 7 तक की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा जो ऊपर पढ़ता था, इसमें एक भाषा और जोड़ दीजिए। कौन? या तो हिंदी या अंग्रेजी। कौन सी? या तो हिंदी जोड़ दीजिए या तो अंग्रेजी, या अगर क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है उसकी तो आप हिंदी जोड़ सकते हैं, अगर क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो आप अंग्रेजी जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कहा इन्होंने। और 8 से 10 तक 3 भाषाओं के बारे में इन्होंने कहा कि 3 भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए, एक तो ये वाली है ही, जो भी मातृभाषा होगी या वहां की प्रादेशिक भाषा होगी, एक हिंदी एक अंग्रेजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं हो जाएंगी। वहां पर यदि कोई क्षेत्रीय विशिष्ट भाषा है तो उसको जोड़ दिया जाएगा। तो 3 भाषाओं में शिक्षा की बात इन्होंने की, ठीक है दोस्तों। तो आज देखिए, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसका आप नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको नेक्स्ट क्लास के बाद दी जाएगी। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें ये जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जाकर के आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक आप एक, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से एक व्यवस्थित नोट्स अपना एकदम शॉर्ट में नोट्स बना डालिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स से आपको रिवीजन करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और गणित की क्लास नहीं चल पा रही है क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। स्कूल में वर्क ज्यादा रहता है, वापस आते हैं तो थकन रहती है, तो कोशिश करके उसको भी उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। कल बिल्कुल क्लास आपको मिलने वाली थी, लेकिन कुछ समस्या हुई और नहीं हो पाई। और आज भी देखिए, ये आपको शिक्षण कौशल की क्लास दी जा रही है, इसीलिए वो क्लास हो सकता है ना मिल पाए। अगर मिलेगी तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।